आ जाता है हमारा टॉपिक ब्रूज और कॉन्ट्यूजन। ठीक है, ब्रूज और कॉन्ट्यूजन दे वन सेम थिंग। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें ना तो सिंपल वे में कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी ब्लंट ब्रूज, आपके पास हमेशा ये याद रखना है कि ब्लंट फोर्स से होता है। शार्प फोर्स से जो है ना, जो कोई भी वेपन जिससे आपको लेसरेशंस होती हैं, ब्लंट फोर्स होगी तो ब्रूज होगा। ठीक है, ये भी हमने पीछे इंजरीज की क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। तो आपके पास देखो, आपके पास कोई ब्लंट फोर्स अप्लाई किया किसी टिश्यू पे, ब्लंट फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपके ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। जब ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाएंगे उनमें से ब्लड बाहर आएगा, टिश्यूज़ में जाएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं ब्रूज। बट ब्रूज में ना ब्लड वेजल्स रप्चर हो रही हैं, ब्लड वजह से ब्लड भी एक्स्ट्रावजेट हो गया, टिश्यूज़ में जा रहा है, बट ब्लड वेजल्स में आके वजह स्किन की लेयर है ना, ये जो ब्रूज में ये इंटैक्ट रहती है। ये याद रखना है। Extravasation of the blood into the tissues due to application of the blunt force which ruptures the blood vessels but the layers of the skin they remain intact। ये याद रखना है। मैकेनिज्म क्या होता है, आपने सडनली एक प्रेशर अप्लाई किया टिश्यूज़ पे, ठीक है, और ब्लंट वेपन से, बट आपके पास वो जो जिस पार्ट पे अप्लाई किया ना वो मूव नहीं होगा इसमें, मतलब वो टिश्यू एट रेस्ट पे था, आपने सडनली एक ब्लंट फोर्स अप्लाई कर दिया उस पर, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रूज हो जाएगा। ठीक है, साइज एंड शेप आपके डिपेंड कर रहा होता है कि साइज एंड शेप और वेपन क्या था। अब इसका साइट देखो, साइट होती है जिस साइट पे इंजरी हो। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस साइट पे ब्रूज होगा। सबसे मोस्ट प्रोबेबली आपने जहाँ पे इंजरी या इम्पैक्ट हुआ है, ब्लंट फोर्स अप्लाई की, वहीं पे होता है ब्रूज। बट समटाइम्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपने हेड पे कोई फोर्स अप्लाई की है या आपने कोई वर्टेक्स पे किया, इसकी वजह से ब्लैक आई हो जाती है। ठीक है, आई ब्लैक होने लगी तो इससे पता चलता है शायद आई पे कोई फोर्स अप्लाई की गई, जबकि असल में तो फोर्स अप्लाई कहाँ की हुई होती है, हेड पे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी काफ ऑफ द लेग है ना, मतलब बैक साइड ऑफ द लेग पे अगर कोई वायलेंस अप्लाई हुई तो आपके पास एक्मोसिस बन जाती है अराउंड एंकल। ठीक है, तो एक्मोसिस अराउंड एंकल, तो दैट इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसके अलावा अपीयरेंस, देखो अगर आपने कोई ब्लंट फोर्स अप्लाई की है तो विद इन 1 to 2 आवर्स आपके पास वहाँ पे ब्रूज जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किन बहुत सी थिन स्किन है ना, तो उसको मतलब बहुत कम टाइम लगेगा, जल्दी ब्रूज बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आईलिड की स्किन बहुत थिन होती है, स्क्रॉटम की स्किन जो है वो बहुत थिन होती है। और अगर आपके पास जो ब्रूज है, अगर आपके पास जो इंजरी हुई है वो बहुत डीपर टिश्यू में जाके हुई है, तो आपके पास 1 से 2 डेज़ हैं वो भी लग जाते हैं ब्रूज को अपीयर होने में। ठीक है, अब आपके पास पोस्टमार्टम ब्रूज की बात हो रही है। पोस्टमार्टम अगर मतलब ये है कि पेशेंट को जो पोस्टमार्टम हुआ है उस टाइम अगर कोई इंजरी हो गई है ना, तो उसका जो ब्रूज बनेगा ना, कि मतलब अगर विद इन 2 आवर्स कोई इंजरी होगी तो ब्रूज बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। पोस्टमार्टम ब्रूज कैन बी प्रोड्यूस विद इन 2 आवर्स आफ्टर द डेथ, मतलब मरने के 2 घंटे बाद ब्रूज बन सकता है, उसके बाद नहीं बनेगा। लेकिन अगर सर पे कोई चोट लगी ना, उसके लिए 3.5 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स जो मॉडिफाई कर रहे होते हैं एज ऑफ ब्रूज को, अब इसके हमारे पास यहाँ पे 8 फैक्टर्स हैं। अब देखो 8 फैक्टर्स हैं ना, इनके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, कैट वर्सेस FBP, कैट वर्सेस FBP या BPF जो कर लो आप। C फॉर C फॉर कलर ऑफ द स्किन, A फॉर एज, T फॉर टाइप ऑफ द टिश्यूज, V फॉर वस्कुलैरिटी, S फॉर सेक्स या जेंडर, F फॉर फोर्स, B फॉर ब्लड डिजीज एंड P फॉर फिजिकल कंडीशन। ठीक है, कैट वर्सेस FBP आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट या मॉडिफाई कर रहे होते हैं एज ऑफ ब्रूज को। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कलर ऑफ स्किन। कलर ऑफ स्किन के बारे में बात करें ना, अगर कोई बहुत ही फेयर पर्सन है तो उसमें वेरी विजिबल होगा आपका ब्रूज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एज, तो मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, उनमें ब्रूज जो है वो इजीली अपेयर होता है। देन टिश्यू क्या कौन से टाइप होती है, अगर टिश्यू बहुत लैक्स है ना तो उसमें ब्लड ईजी होता है टू स्प्रेड। ठीक है, ईजी फॉर ब्लड टू स्प्रेड और ब्रूज नॉर्मली अपेयर हो जाता है। देन वस्कुलैरिटी, जितनी वस्कुलैरिटी ज़्यादा होगी तो ब्रूज भी डैड पार्ट ऑफ बॉडी में ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर जो सेक्स की बात करें ना, तो जो स्पेशली फीमेल होती हैं वो भी ओबीज फीमेल होती हैं, उनमें इजीली ब्रूज जो है वो अपीयर होता है। देन फोर्स, जितनी आपके पास स्ट्राइकिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही ब्रूज ज़्यादा बनेगा। देन फिजिकल कंडीशन, अगर कोई ओबीज पर्सन है या अनहेल्दी है उनमें ब्रूज इजीली बन जाएगा। ठीक है, लास्ट इज़ अ ब्लड डिजीज, हीमोफीलिया है, स्कर्वी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, उनमें ब्रूज इजीली बन जाता है।
ठीक है। सो ये आपके पास हो गए फैक्टर्स जो को मॉडिफाई करते हैं एज ऑफ ब्रूज को। अब एज ऑफ ब्रूज को आप वैसे कैसे डिटरमाइन करते हो, दो चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कर लो या उसके आप कलर चेंजेस देख लो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली आप क्या करोगे कि आपके पास माइक्रोस्कोप में अगर आपने उस टिश्यू को देखा है ना, तो टिश्यू में देखो अब ब्लड वेसल्स तो एक्स्ट्रावेजेट हुई है ना, तो उनमें जो आरबीसीज एक्स्ट्रावेजेट हुए हैं, आप उन आरबीसीज को देख लेते हो, उनमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो वो अगर ज़ाहिर है अब यहाँ पे चेंजेस तो नहीं मैं आपको बता रही, बट जो जो चेंजेस होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये इस एज का ब्रूज है, मतलब इसको अब इतने दिन हो चुके हैं बने हुए को, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, देखो अब टिश्यू के एंजाइम्स होंगे, टिश्यू के एंजाइम्स भी सेल को रप्चर कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उनमें जो रिएक्शन वगैरह हो रहा होता है ना, हम उसको भी देखते हैं वो किस स्टेज पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम एज ऑफ ब्रूज बता देते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन वांडरिंग एंड फिक्स्ड टिश्यू सेल्स। अब ये तो हमने बात कर दी अबाउट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट कलर चेंजेस। कलर चेंज क्यों होता है? कलर चेंज होता है कि जो टिश्यू के एंजाइम्स होते हैं वो एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड पे एक्ट करते हैं और फिर उनका कलर चेंज होता है, ठीक है। कलर चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी टिश्यू एंजाइम्स विच एक्ट ऑन द एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड एंड द कॉज कलर चेंज। देखो अगर आपके पास अभी ब्रूज बना ही है फ्रेशली, वो किस कलर का होगा? ऑब्वियसली रेड कलर का होगा, क्योंकि उस टाइम जो वहाँ पे ब्लड एक्स्ट्रावेजेट हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है, वो रेड होती है। बट आफ्टर 12 आवर्स वो जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन थी ना, वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी और आपके पास कलर ब्लू हो जाएगा। पहले रेड था फिर ब्लू हो गया आफ्टर 12 आवर्स। फिर एक से 2 दिन बाद क्या होगा? वो कलर आपके पास ब्लैक होगा। ये तो आपको भी पता होगा ना, आम चोटें लगती रहती हैं, सबसे पहले रेड होता है, फिर वो ब्लूइश हो जाता है, फिर उसके बाद ब्लैकिश और ब्राउनिश से टोन आ जाती है, ठीक है। वो क्यों आती है? 1 से 2 दिन के बाद हेमोसिड्रिन बन जाता है। फिर 3 दिन के बाद ना वो ग्रीन हो जाएगा, जिसमें हेमोटोडिन बन जाएगा। पहले ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, फिर डीऑक्सी, फिर हेमोसिड्रिन एंड एन हेमेटोइडिन। वो 3 दिन के बाद बन रहा है, वो ग्रीन होता है। अब इसके बाद 7 दिन के बाद वहाँ पे बिलीड्यूबिन बन जाएगा और वो कलर येलो हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 7 डेज। बट आफ्टर 2 वीक्स हील हो जाएगा, कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। अब वो कलर चेंजेस के बारे में बता रहे हैं कि कलर चेंजेस अपीयर कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट पेरिफेरी में होते हैं, देन आपके पास इनवर्स जाते हैं। फिर ये देखो स्टेजेस ऑफ अ कन्फ्यूजन, वही बात होगी, सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, फिर डीऑक्सी हो जाती है, फिर बिलीवर्डिन, बिलीड्यूबिन एंड हीमोसिड्रिन। अब देखो 0 से 2 डेज में ऑक्सी, 2 से 5 डीऑक्सी, 5 to 7 बिलीवर्डिन, 7 to 10 बिलीड्यूबिन एंड 10 to 14 इज हीमोसिड्रिन। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इसके भी 7 पॉइंट्स, अब खुद सोचो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस किसी भी ब्रूज की क्या हो सकती है। सबसे पहले हम पता चल सकता है कि कोई भी ब्लंट वेपन की कोई ब्लंट वेपन यूज़ किया गया है, इसके बारे में पता चल जाता है। अब जो ब्लंट वेपन यूज़ किया गया ना, उसकी साइज़ और शेप और ब्रूज से हमें पता चलता है कि वो वेपन था कौन सा, हम ये भी पता चल जाता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि डिग्री ऑफ वायलेंस क्या थी, मतलब जितना ब्रूजेस ज़्यादा होंगे उससे हमें ये भी पता चलेगा कि डिग्री ऑफ वायलेंस क्या थी भाई। टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी भी पता चलता है, उसकी एज ऑफ ब्रूज से ना हम पता चलेगा किस टाइम ये इंजरी हुई है, वो भी पता चल जाएगा। फिर हमें ये भी पता चलेगा कि ये इंजरी एंटीमॉर्टम थी या पोस्टमॉर्टम थी, या ये ट्रू ब्रूजेज हैं या फॉल्स ब्रूजेज हैं, हम ये भी पता कर लेंगे। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो ब्रूज हुए हैं कहीं ये उसको कोई क्राइम करने की तो नहीं हुई, मतलब कोई किसी का गलत इंटेंशन तो नहीं थी। जैसे कि अगर आपके पास अराउंड द नेक मिलेंगे, हमें पता चलेगा ना उसको मारना चाह रहे थे गला दबा के, थ्रॉटलिंग, या नाक और मुंह के पास मिले तो हमें पता है उसको मुंह दबा के मारना चाह रहे थे, स्मॉथरिंग, या इनर पार्ट्स ऑफ थाई जेनिटेलिया में होता है, हमें पता चलेगा कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस था ये, ठीक है। तो इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या हुई? सबसे पहले हमें पता चलता है कि ब्लंट वेपन की एविडेंस, एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट वेपन यूज़ किया गया, ब्लंट फिर आके नेचर क्या थी वेपन की, डिग्री ऑफ वायलेंस क्या था, कि फिर आगे पता चलेगा कि टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या थी ऑफ इंजरी, फिर एंटीमॉर्टम है, पोस्टमॉर्टम है, ट्रू ब्रूजेस हैं, फॉल्स है, इंटेंशन ऑफ क्राइम थी कि नहीं, वो हम देख लेते हैं किस जगह पे आपको ब्रूज मिल रहे हैं। अब यहाँ देखो एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ब्रूजेस में डिफरेंस। अब इसका निमोनिक जो मैंने बनाया था ना, देखो सेमेस्टर होता है ना, तो आपने इसमें सेमेस्टर तक रहना है, SEMET, सेमेस्ट, SEMEST, ठीक है, सेमेस्ट तक रहना है, अर्ड पे नहीं जाना, सेमेस्ट और देखो SEMEST होता है ना, बट आपने यहाँ पे SCEMEST करना है।
SCEMEST, सेमेस्टर की स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे कर दो, एस के बाद ई आता है ना सेमेस्टर में, बट यहाँ पे आपने SCEMEST और एन पे डबल टी लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास निमोनिक बन जाएगा एंटीमोर्टम एंड पोस्टमॉर्टम ब्रूजेस का, SCEMES डबल टी। अब एस से क्या बन रहा है, स्वेलिंग बन रहा है, सी से क्या बन रहा है, कलर बन रहा है, ई से एपिथेलियम, एम से मार्जिन, फिर ई से एक्सट्रावजेशन, एस से साइट, टी से टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन एंड टिश्यू रिएक्शन, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगी स्वेलिंग। तो जो स्वेलिंग होती है ना, ये आपके पास एंटीमोर्टम ब्रूजेस में होती है, पोस्टमॉर्टम ब्रूजेस में नहीं होती, ठीक है। जो आपके पास स्वेलिंग है वो एंटीमोर्टम ब्रूजेस में होती है, पोस्टमॉर्टम में नहीं होती। ये हो जाएगा, एस क्लियर हो गया। एस के बाद आपके पास कलर आ जाएगा। कलर आपके पास होता है एंटीमोर्टम में, पोस्टमॉर्टम में नहीं होता, ठीक है। इसका इजीली यही है, आप एंटीमोर्टम की चीज़ें याद कर लो, पोस्टमॉर्टम की ऑब्वियस उससे ऑपोजिट ही होंगी ना। अच्छा, एस और सी तो हो गया। ई से एपिथेलियम, एपिथेलियम एंटीमोर्टम की इरोडेड होती है, दूसरे की पोस्टमॉर्टम की नहीं होती है। मार्जिन एंटीमोर्टम के आपके पास डिफ्यूज मिलेंगे आपको, पोस्टमॉर्टम के आपके पास जो है वो शार्प होंगे। ब्लड की एक्सट्रावजेशन आप एंटीमोर्टम में मिलेगी, पोस्टमॉर्टम में नहीं मिलेगी। साइट एंटीमोर्टम कहीं भी हो सकता है, पोस्टमॉर्टम मोस्टली ब्रोनी प्रोमिनेंसेस जो होते हैं ना वहाँ तक होता है। एंड पे रहता था टाइम ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंटीमोर्टम तो कभी भी हो सकती है ना, और पोस्टमॉर्टम तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ मरने के 2 घंटे बाद तक ब्रूज बन सकता है, तो वही विद इन 2 आवर्स आफ्टर द डेथ। देन आपके पास जो टिश्यू रिएक्शन था वो एंटीमोर्टम में होगा, ब्लड क्लॉटिंग भी मिलेगी, वॉन्डरिंग और फिक्सिंग ऑफ ब्लड सेल्स भी होगा, पोस्टमॉर्टम में नहीं मिलेगा आपको, ठीक हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स ब्रूज का डिफरेंस देखो। अब इसका तो एक मैंने बहुत ही ना अजीबो गरीब सा निमोनिक बनाया था, तो उसमें देखो एक सिम्स मेडिकल कॉलेज है तो उसको मैंने सेम्स बनाया था, CEMS सेम्स, ठीक है। फिर टिन कैब, टाइनी होता है उसको आप टिन कर लो और एंड पे कैब, कैब तो होती है ना, तो सेम्स टिन कैब। अब इसमें भी SCEMS से क्या बनता है, कलर बनेगा, एपिथेलियम बनेगी, मार्जिन्स बनेंगे, स्वेलिंग बनेगी, और टिन कैप से क्या बनेगा, वो ब्लड कोएगुलेशन वाली पार्ट आ जाएगी, ये आगे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब सेम्स टिन कैप जो था ना, उसमें देखो कलर के बारे में बात करो। ट्रू ब्रूज जो होगा ना उसमें कलर चेंजेस प्रेजेंट होंगी, कलर चेंजेस आर प्रेजेंट इन ट्रू ब्रूज और फॉल्स ब्रूज में नहीं होंगी। फिर आपके पास आप जो है ना सी के बाद ई पे आ जाओ, एक्स्ट्रावजेशन ऑफ ब्लड पे आ जाओ। ट्रू जो ब्रूज होगा ना उसमें एक्स्ट्रावजेशन होगी, कलर चेंजेस भी होंगी, एक्स्ट्रावजेशन भी होगी, फॉल्स में नहीं होगा। मार्जिन्स आपके पास देखो ट्रू के मच डिफाइंड होंगे, फॉल्स के नहीं होंगे। स्वेलिंग भी आपके पास ट्रू में होगी, फॉल्स में नहीं होगी, ये हो गया। फिर आपके पास टिन कैप में देखोगे आपके पास जो ट्रू है ना उसमें आपको देयर में भी द ब्लड कोएगुलेशन, टिन से ना देर आएगा, ब्लड कोएगुलेशन होगी, फॉल्स में नहीं होगी। और जो ट्रू है ना इट किसी भी पार्ट पे हो सकती है, इट टिन का टी हो गया, देयर में ब्लड कोएगुलेशन एंड इट में भी ऑन एनी पार्ट। जो फॉल्स वाली ना वो एक्सेसिबल पार्ट पे होगी बस। जो ट्रू है ना नो इचिंग, ट्रू में इचिंग नहीं होती, जो फॉल्स है ना उसमें आपको इचिंग होती है। टिन हो गया। अब कैप पे आ जाओ, अब केमिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे ना तो ट्रू के लिए नेगेटिव होंगे, फॉल्स के लिए पॉजिटिव होंगे। ए आ गया जो है ना एरिया, एरिया इज़ नॉट क्रोडेड, ठीक है। केमिकल टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं और एरिया भी क्रोडेड नहीं है ट्रू में। केमिकल टेस्ट पॉजिटिव भी हो गया और वो एरिया क्रोसिव और इरिटेटिव भी होगा फॉल्स में। सिर्फ उसे बी रह गया हमारे पास। अब बी में आ जाएगा ब्लड, ट्रू ब्रूज में होगा, फॉल्स में सीरम होगा। अब देखो ट्रू ब्रूज में कलर चेंजेस मिलेंगे आपको, ट्रू ब्रूजेस में आपके पास जो है ना आपको ब्लड की एक्स्ट्रावजेशन मिलेगी, मार्जिन्स भी डिफाइंड मिलेंगे आपको, स्वेलिंग भी नजर आएगी, आपके पास ब्लड कोएगुलेशन भी होगी, इचिंग भी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। और वो आपके किसी भी पार्ट पे हो सकती है। केमिकल टेस्ट भी आपके पास नेगेटिव आएंगे, आपके पास एरिया भी रॉडेड नहीं होगा, और आपके पास जो है ना आपको होगा कि वहाँ पे उसमें से जो ब्लड है सीरम नहीं है, सीरम होगा तो आपके पास जाएगा फॉल्स है। अब आपके पास आ जाता है कि ब्रूज और पोस्टमॉर्टम लिविडिटी जो है ना इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो इसमें ना कुछ पॉइंट्स वेरी क्लियर हैं। अब इसको भी मैंने बड़े ही कोई अजीबोगरीब निमोनिक से याद किया था कि सबसे पहले 2 इट आते हैं, डबल टी, ठीक है, डबल मतलब डबल इट आ रहा है आपके पास, फिर एम आ रहा है वर्सेस SA। कोई निमोनिक नहीं है ये, छोड़ दो आप इसे। अब देखो ब्रूज क्या होता है, ब्रूज आपके पास सब एपिडर्मल होता है, पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग जो है ना आपके पास एपिडर्मल होती है, ये याद रखना है। ब्रूज इज सब एपिडर्मल और जो आपके पास पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग है ना
वो एपिडर्मल होती है। और ब्रूज तो किसी भी पार्ट पे हो सकता है ना, बट आके पोस्टमार्टम लिविडिटी आपको पता है ना, वो सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे होती है। ठीक हो गया। अब इसमें भी मार्जिन आ गए हैं, ब्रूज में मार्जिन उनका क्लियर नहीं है। अब याद करो पोस्टमार्टम स्टेनिंग के मार्जिन तो वेरी क्लियर थे, डिपेंडेंट पार्ट्स थे, एपिडर्मल है, और मार्जिन दे आर वेरी क्लियर। अब देखो कलर, देखो वेरीगेटेड कलर होगा ब्रूज में और यूनिफॉर्म कलर आपको मिलेगा इन पोस्टमार्टम स्टेनिंग। ठीक है, स्वेलिंग हमें पता है ब्रूज में मिलती है, स्टेनिंग में नहीं मिलती है। और इन्फ्लेमेशन का साइन भी ब्रूज में होगा, पोस्टमार्टम स्टेनिंग में नहीं होगा। और एब्रेजन भी आपके पास ब्रूज में होगी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग में एब्रेजन भी नहीं होगी। तो हमें याद इसलिए याद होगा कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग आपके पास एपिडर्मल होती है, डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होते हैं, मार्जिन क्लियर होते हैं, कोई एब्रेजन नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ना स्वेलिंग है, ना इन्फ्लेमेशन है, ना एब्रेजन है, और कलर भी यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब आखिरी पॉइंट क्या रह जाता है कि बस एक्टोपिक ब्रूज। एक्टोपिक का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आपको इंजरी हुई है उस एरिया पे ब्रूज नहीं बना, किसी और पॉइंट पे जाके बना है, इसका मतलब होता है ना एक्टोपिक। अब यहाँ पे कह रहे हैं ब्रूज में नॉट बी प्रेजेंट नेसेसरली एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। ये होगी बात। क्यों हो रहा है कि आपके पास अलोंग द टिश्यू प्लेन ना ब्लड एक्स्ट्रावजेट कर रहा है और किसी भी डिस्टेंट प्लेस पे जाके ना अक्यूमुलेट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी शिफ्टिंग। एक्स्ट्रावजेटेड ब्लड मूव कर रहा है अलोंग टिश्यू प्लेन्स अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस। याद रखना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से कर रहा है और आके किसी भी जगह पे कलेक्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी शिफ्टिंग। सपोज अगर आपको सर पे या आपके फोरहेड पे चोट लगती है तो आंख ब्लैक हो जाती है ना, मतलब चोट तो वहाँ लगी है, ब्रूज हमारे आंख में बन रहा है, तो दिस इज एक्टोपिक ब्रूज। और अगर आपके पास फ्रैक्चर हो गया, आपके पास फीमर, अब जो फीमर आपके पास थाई बोन है उसके हेड का फ्रैक्चर हो गया ना, अगर आपके पास थाई के लोअर पार्ट पे ना लोअर लैटरल पार्ट पे ब्रूज बनेगा, आपके पास लैटरल एस्पेक्ट पे बनेगा ना ऑफ द लोअर थाई। मतलब देखो हेड ऑफ द फीमर पे चोट लगी है और ब्रूज कहाँ जाके बन रहा है, तो ये भी एक टॉपिक ब्रूज है। और अगर आपके पास आउटर पार्ट ऑफ थाई पे कहीं पे ब्रूज बन जाएगा ना, तो अराउंड द कोई चोट लग गई है तो जो आपके पास ब्रूज बनेगा वो अराउंड द नी बनेगा, तो दिस इज ऑल्सो अ एक टॉपिक ब्रूज।